हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ठीक ना। तो देखते हैं इसके बारे में। 11th का चैप्टर है, ठीक ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक ना। तो देखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग क्या समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में? ठीक ना। यदि बोला जाता है कि दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बना है तो क्या समझते हैं? केमिकल बॉन्ड बना है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है तो क्या समझते हैं? दोनों के बीच में रस्सी से बांधा हुआ होगा या दोनों के बीच में कुछ रॉड वगैरह लगा के जोड़ा हुआ होगा, क्या समझते हैं? ठीक ना। या बॉन्ड बनाता है तो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता होगा दोनों एटम के बीच में? बहुत सारा के क्वेश्चन क्रिएट होता है दिमाग में कि केमिकल बॉन्डिंग है तो क्या होता होगा। बॉन्डिंग का मतलब होता है बंधन, ठीक ना। तो बंधन कैसे बनता होगा, ठीक ना। दोनों को एटम को कोई बांधता है, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, जो दो एटम के बीच बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक ना। दोनों के बीच के अट्रैक्शन को क्या होता है? बैलेंस किया हुआ रहता है। तो देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। It is force of attraction. It is force of attraction acts in between. It is force of attraction acts in between two or more. Acts in between two or more. It is force of attraction acts in between two or more atom or ions to hold them together as a stable molecule, to hold them together as a stable molecule, or to hold them together as a stable molecule or crystal. It is force of attraction, ठीक ना। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तो इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक ना। एक्ट्स इन बिटवीन टू और मोर एटम और आयन। दो एटम समझ लेते, एक एटम ही है और एक एटम ही है, दो एटम है, दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और इतना अट्रैक्शन फोर्स लगता है कि दोनों को एक निश्चित डिस्टेंस पर होल्ड किए हुए रहता है, पकड़े हुए रहता है एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में या क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक ना। यहाँ दो वर्ड यूज किए हैं, एक वर्ड यूज किए हैं मॉलिक्यूल और एक वर्ड यूज किए हैं क्या? क्रिस्टल। एक वर्ड यूज किए हैं मॉलिक्यूल और एक वर्ड यूज किए हैं क्या? क्रिस्टल। दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखते हैं यहाँ पर। मॉलिक्यूल, जब भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे जब भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो बात करेंगे किसका? कोवैलेंट मॉलिक्यूल का। जब भी हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो कौन होगा? कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा। कोवैलेंट मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? तो जिसके दो एटम के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड बने, कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? तो दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक ना। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन
एक एटम देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, दोनों मिल के क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और उससे बीच में क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं HCl, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, HCl हो जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो जब भी मॉलिक्यूल की बात हम करते हैं तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा, और जब भी क्रिस्टल की बात करेंगे तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। जब भी हम क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा दाना के फॉर्म में, जैसे चीनी के दाना होता है, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उस सबको हम क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक ना। और क्रिस्टल की जब भी बात करेंगे तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और मॉलिक्यूल की जब भी बात करेंगे तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक ना। तो ये दोनों में आप अंतर याद रखिएगा, मॉलिक्यूल और क्रिस्टल। तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या हुआ, कैसे डिफाइन किए, तो दो एटम के बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, दोनों एटम को एक निश्चित दूरी पर बांध के रखा हुआ रहता है। दोनों एटम को क्या करता है, एक निश्चित दूरी पर बांध के रखा हुआ रहता है एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल और क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक ना। तो यही हो गया, इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स इन बिटवीन टू और मोर एटम और आयंस टू होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल और क्रिस्टल। मॉलिक्यूल की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा। क्रिस्टल की बात करें तो वो आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। तो क्रिस्टल की बात करें तो आयनिक यानी मेटल और नॉन मेटल, और कोवैलेंट यानी दोनों नॉन मेटल एटम के बीच में बनेगा। अब आते हैं, देखते हैं कि बॉन्ड कितना तरह के होता है, ठीक ना। बॉन्ड को कैसे डिवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो उसको देखते हैं, इसको नोट करिएगा। बॉन्ड दो तरह के होता है, बॉन्ड दो तरह के होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक होता है वीक बॉन्ड। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक होता है वीक बॉन्ड। ये होता है इंटर एटॉमिक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में बनता है, इंटर एटॉमिक, दो एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और वीक बॉन्ड जो होता है वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इंटर एटॉमिक, और वीक बॉन्ड जो होता है वो होता है क्या, इंटर मॉलिक्यूलर। दो मॉलिक्यूल, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा वीक बॉन्ड, और दो अलग अलग एटम के बीच में बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इंटर एटॉमिक जो होता है, दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन
पार्टिसिपेट। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। इंटरमॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है और इंटर एटॉमिक में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। जिस बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं, उसका चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। और इसमें नॉट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। जिसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन केमिकल बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्टकट में लिखते हैं VWA। तो ये सब दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ETC आयनिक बॉन्ड। चलिएगा देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बॉन्ड दो तरह के होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड और कमज़ोर बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो इंटर एटॉमिक, दो एटम के बीच में, दो इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट, तो दो अलग अलग एटम के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, ठीक ना, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो वीक बॉन्ड कहलाता है। दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है, दो अलग अलग एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, यानी उस बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। जिस बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, जिस बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, इसीलिए लिखे हैं चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। जिस बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, और जिस बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। और जिस बॉन्ड को बनाने में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है उसी को कहते हैं क्या, केमिकल बॉन्ड। और जिस बॉन्ड को बनाने में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन केमिकल बॉन्ड। यानी हम अब यही समझ ले रहे हैं कि जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो केमिकल बॉन्ड होगा, और
दो मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो नॉन केमिकल बॉन्ड होगा। नॉन केमिकल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। नॉन केमिकल बॉन्ड में क्या आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आता है और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह के सब बॉन्ड जो है वो आता है। तो आपको बॉन्ड को दो तरह से क्लासीफाई कर दिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड, ठीक ना। अब आपसे कोई पूछेगा कि केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड क्यों कहते हैं, ठीक ना। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करिएगा, तो बोलिएगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनता है वो दो एटम के बीच में बनता है, और दो एटम के बीच में बनता है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, और जिस बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, और जिस बॉन्ड को बनाने में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और वीक बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, और इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा तो नॉन केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे, वीक बॉन्ड के बारे में करेंगे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं करेंगे। मेनली हमको क्या पढ़ना है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। चलिए लिखिए। अब यहाँ पर देखते हैं molecules are more stable than their parent atoms. Molecules are more stable than their parent atom because bond formation is an exothermic process. Molecules are more stable than their parent atom, ठीक ना। कहता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो पेरेंट एटम से मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि एटम के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो जब दो या दो से अधिक एटम केमिकली कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल जो होता है पेरेंट एटम से मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जब पेरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक जो थर्मिक प्रोसेस होता है उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और लेस एनर्जी मोर स्टेबल होता है, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, और दोनों को मिला दिए, क्या बन गया? HCl। ये है मॉलिक्यूल और ये हो गया पेरेंट एटम, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल HCl, और ये हो गया दोनों पेरेंट एटम, और ये भी हो गया क्या? पेरेंट एटम। तो ये जो होता है मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा,
कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन एक जो थर्मिक प्रोसेस होता है, यानी सिस्टम से एनर्जी बाहर रिलीज होगा तो सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लेस एनर्जी मोर स्टेबल होता है। हाइड्रोजन या क्लोरीन जब एटॉमिक फॉर्म में रहता है, ठीक ना, तो वो हाईली रिएक्टिव होता है। एटॉमिक फॉर्म में रहता है तो वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन देयर पेरेंट एटम बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक जो थर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक जो थर्मिक प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ chemical bond, during formation of chemical bond only, during formation of chemical bond only valence electron participate, during formation of chemical bond only valence electron participate which decide valency of, during formation of chemical bond only valence electron participate which decide valency of elements, which decide valency of elements ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, दो एटम के बीच में जब केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक ना, दो एटम के बीच में जब केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है तब ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक ना। तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है वही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट व्हिच डिसाइड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है वो इलेक्ट्रॉन वो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट का वैलेंसी कहलाता है, ठीक ना। जैसे HCl की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यहाँ देखा जाए, ये हो गया हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, आउटर मोस्ट में एक और इसके आउटर मोस्ट में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। क्लोरीन बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे रहा है, इसीलिए क्लोरीन का वैलेंसी जो है वो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। क्लोरीन का वैलेंसी कितना कहलाएगा, तो 1। हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये चलते हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 कहलाएगा, ठीक ना। और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पूछेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। तो वैलेंसी किसको कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं वैलेंसी के बारे में डिटेल, क्या होता है वैलेंसी। अब एक यहाँ पर नया चीज़ एक्सप्लेन हमको करना है, क्या करना है वैलेंसी। किसको कहते हैं वैलेंसी, क्या होता है वैलेंसी, कैसे एक्सप्लेन करेंगे वैलेंसी को। तो यहाँ हम बताना चाहें, बच्चा सब कंफ्यूज रहता है,
ठीक ना। दो वर्ड होता है, एक वर्ड आपका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक वर्ड होता है वैलेंसी। एक वर्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक वर्ड होता है वैलेंसी। दोनों में अंतर क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट रहता है। बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वैलेंसी बॉन्ड बनाने में जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, वो उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे वैलेंसी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन elements, combining capacity of an elements is known as valency. Combining capacity of an elements is known as क्या? वैलेंसी। किसी भी बॉन्ड को बनाने के दरमियान, किसी भी दो एटम के बीच बॉन्ड बनाने के दरमियान जितना इलेक्ट्रॉन भाग लेता है वो इसका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वैलेंसी इन द पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू 4. Valency in the period first increases up to 4. Thereafter it decreases. उसके बाद क्या होता है? घटता जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखा जाए, वैलेंसी को हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वैलेंसी 1 से लेके 4 तक बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है? फिर 4 से 1 तक फिर घटता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से, जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl3, HCl2 और Cl2 पीरियड का सभी एलिमेंट्स है देखिए, और सभी पीरियड के एलिमेंट्स को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिए हैं। अब क्लोरीन के रेस्पेक्ट में सभी का वैलेंसी देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर NaCl, तो Cl पर कितना चार्ज होता है? -1। Cl पर कितना चार्ज होता है? -1, तो इस पर कितना होगा? +1। एक क्लोरीन पर -1 तो 2 क्लोरीन पर -2, तो मैग्नीशियम पर कितना होगा? 2+। एक क्लोरीन पर -1 तो 3 क्लोरीन पर -3, तो अल्मुनियम पर कितना होगा? +3। इस पर होगा +4, इस पर होगा +3, इस पर होगा +2 और इस पर Cl2 को ऐसे लिख सकते हैं Cl, इस पर -1 तो इस पर क्या होगा? +1। तो देखिए तो वैलेंसी हाइड्रोजन या क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वैलेंसी क्या हुआ? 1 से लेके 4 तक बढ़ा, 1 से लेके
4 तक बढ़ा और उसके बाद फिर क्या हो गया, 4 से घट के फिर +1 तक चला गया। तो हाइड्रोजन या क्लोरीन वैलेंसी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, वैलेंसी किसी के रेस्पेक्ट में बताया जाता है, ठीक ना। जब तक 2 एटम कंबाइन नहीं करेगा तब तक उसका हम वैलेंसी बता नहीं सकते, ठीक ना। कोई नॉर्मल आदमी आपसे पूछते कि क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, तो बोलिए क्या पता। क्लोरीन का वैलेंसी किस एटम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उसके अनुसार हम बताएंगे। वैलेंसी वेरिएबल भी होता है, ठीक ना। तो किसका किसका वैलेंसी वेरिएबल होता है वो हम आगे बताएंगे। ऐसे याद रखिएगा कि एस ब्लॉक का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों फिक्स होता है, कभी भी उसका वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैरी नहीं करते। सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है किस में, तो डी ब्लॉक में आता है, ठीक ना। वैलेंसी में सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है डी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में भी आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, लेकिन बहुत कम आता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है डी ब्लॉक में, ठीक ना। तो किसी एटम के रेस्पेक्ट में वैलेंसी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि सोडियम का वैलेंसी, तो किसके रेस्पेक्ट में सोडियम का वैलेंसी हम +1 बता रहे हैं, तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। हालांकि एस ब्लॉक का एलिमेंट से इसका वैलेंसी फिक्स होता है। यही यदि फॉस्फोरस यहाँ पर है तो फॉस्फोरस ग्रुप में नीचे जाएंगे तो वैलेंसी चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक ना। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो बिस्मथ +3 और बिस्मथ +1 भी शो करता है। मोर स्टेबल बिस्मथ +1 होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, चलते वैलेंसी वहाँ 1 है। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन फॉस्फोरस में कितना ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है बॉन्ड बनाने में, ठीक ना। इसलिए इसका वैलेंसी क्या है, +3 हुआ। तो कहने का मतलब है हमको कि वैलेंसी फिक्स नहीं होता है, कुछ कुछ एलिमेंट का वैलेंसी फिक्स होता है, ठीक ना। बहुत सारा एलिमेंट का वैलेंसी फिक्स नहीं होता है, ठीक ना। तो कोई एटम के बारे वैलेंसी पूछे तो हमको पहले ही कन्फर्म कर लेना चाहिए कि किस एटम के रेस्पेक्ट में वैलेंसी पूछ रहा है। फॉस्फोरस का भी वैलेंसी +5 भी होता है, P2O5। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो फॉस्फोरस का वैलेंसी +5 हो जाएगा, और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो फॉस्फोरस का +3 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक ना। कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वैलेंसी 1 से लेके 4 तक बढ़ता है और उसके बाद क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl3, HCl2 और Cl2। अब क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर। तो आर्गन का वैलेंसी हम क्यों नहीं बताएं, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्गन इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस किसी से रिएक्शनें नहीं शो करता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जो किसी से रिएक्शनें नहीं शो करेगा उसका वैलेंसी हम बताएंगे कैसे, ठीक ना। जब तक वो किसी एटम के साथ कंबाइन नहीं करेगा तब तक हम उसका वैलेंसी बता नहीं सकते हैं। समझ में आ गया। हाँ, तो इस सब चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू
with respect to oxygen, with respect to oxygen, valency in the period, valency in the period increases, ऊपर एरो देके ACS लिख देते हैं, इसका मतलब होता है increases, valency in the period increases from 1 to 7. With respect to oxygen, valency in the period increases from 1 to 7, which is equal to group number of elements, which is equal to group number of elements or highest oxidation state of elements. विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देखा जाए, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, अभी इसके पहले क्या बताए थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, अभी किसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, वैलेंसी इन द पीरियड इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 7, पीरियड में वैलेंसी जो होता है 1 से 7 तक कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है या ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल Na2O MgO Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 और Cl2O7 ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखा जाए, सभी को देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिए हैं, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखा जाए वैलेंसी, तो वैलेंसी जो होता है 1 से लेके 7 तक कंटिन्यूअसली बढ़ता है, जो कि एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर के बराबर होता है या एलिमेंट्स के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। देखिए चार्ज कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए सिखा देते हैं। जिस पर हमको चार्ज निकालना हो, जिस पर हमको चार्ज फाइंड आउट करना होता है, उसको हम x मान लेते हैं। जिस पर हमको चार्ज फाइंड आउट करना होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो सोडियम पर निकालना है तो सोडियम को x मान लेंगे। 2 सोडियम है तो लिखेंगे 2x। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है तो लिख देंगे -2। तो 2x -2 और टोटल पर कितना चार्ज है तो 0 है, ठीक ना। Na2O पर चार्ज कितना है तो कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं यानी 0 चार्ज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, यानी सोडियम पर कितना चार्ज आ गया +1 चार्ज आ गया। उसी तरह से MgO पर निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन पर -2 तो एक मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ जाएगा।
तो मैग्नीशियम पर +2। इस पर निकालना होगा तो 2 अल्मुनियम पर 1 ऑक्सीजन पर -2, तो 3 ऑक्सीजन पर -6, तो 2 अल्मुनियम है और माइनस ऑक्सीजन पर -6 चार्ज आ रहा है, तो 1 अल्मुनियम पर कितना हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। ठीक ना, इस मेथड से निकालिएगा, यहाँ भी निकल जाएगा। 1 ऑक्सीजन पर -2, तो 2 ऑक्सीजन पर -4, तो इस पर कितना हो जाएगा, सिलिकन पर 1 सिलिकन है तो +4 ही रह जाएगा। 1 ऑक्सीजन पर -2, तो 5 ऑक्सीजन पर -10, तो 2 फॉस्फोरस पर -10 +10, तो 1 फॉस्फोरस पर कितना हो जाएगा, +5। उसी तरह से यहाँ पर निकालिएगा तो +6, यहाँ पर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, +7। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वैलेंसी देखिए 1 से लेकर 7 तक कंटिन्यूअसली बढ़ता गया है, जो कि किसके बराबर आ रहा है, तो ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो एलिमेंट्स यहाँ कौन है, सोडियम, तो सोडियम का ग्रुप नंबर क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप है, तो फर्स्ट ए ग्रुप है तो +1 चार्ज आ गया है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आता है, ठीक ना, तो 2 + 4 है। अल्मुनियम थर्ड ग्रुप में आता है तो +3 है। सिलिकॉन 14th ग्रुप में आता है या 4A में आता है तो +4 है। फॉस्फोरस 15 या 5A में आता है तो 5। सल्फर 6A में आता है तो +6 चार्ज, और क्लोरीन जो है वो 7A में आता है तो +7 चार्ज, ठीक ना। तो वैलेंसी जो है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 1 से लेकर 7 तक कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है, जो किसके बराबर होता है, ग्रुप नंबर के बराबर होता है या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका वेरिएशन आ गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखे थे तो वैलेंसी कुछ और था, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वैलेंसी कुछ और है। तो इसीलिए हम आपको बोले थे कि आपसे कोई पूछेगा कि फॉस्फोरस का वैलेंसी बता दीजिए, ठीक ना, तो बोलिएगा कि नहीं जानते, क्योंकि फॉस्फोरस का वैलेंसी होता ही नहीं। फॉस्फोरस का वैलेंसी होता है क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, फॉस्फोरस का वैलेंसी होता है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, फॉस्फोरस का वैलेंसी होता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। खाली फॉस्फोरस का कोई वैलेंसी नहीं होता है, समझ में आ गया। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पूछेगा वैलेंसी तो बोलेंगे +3। क्लोरीन के रेस्पेक्ट में पूछेगा वैलेंसी तो बोलेंगे +3। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पूछेगा फॉस्फोरस का वैलेंसी तो बोलेंगे +5, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन, जैसे एक सिंपल उदाहरण से आपको समझाना चाहते हैं, समझिएगा। आपसे कोई कहे कि आप मजबूत हैं, स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग किससे हैं, ठीक ना, किसी से कंपैरिजन करके ना बताया होगा कि उसके रेस्पेक्ट में आप जो हैं वो स्ट्रांग है, ठीक ना। आप स्ट्रांग है तो कुछ किससे स्ट्रांग है, हाथी से, घोड़ा से, किससे स्ट्रांग, ठीक ना। तो इस चीज़ पर ध्यान देने वाली बात है। वैलेंसी जो है वो रिलेटिव बात है, किसी वैलेंसी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम है, ठीक ना, बॉन्डेड एटम का प्रॉपर्टी है, ठीक ना। जब तक कि किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा तब तक हम वैलेंसी बता नहीं सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बता दिए, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी बता दिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो इसको नोट करिएगा, उसके बाद देखते हैं।
with respect to electronic configuration from group first A to 4A. With respect to electronic configuration from group first A to 4A, valency is equal to ग्रुप नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर देखा जाए तो फर्स्ट ए से 4A तक, फर्स्ट ए से लेके 4A तक वैलेंसी जो होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। एंड फ्रॉम 5A to 7A, 5A to 7A, valency is equal to 8 minus ग्रुप नंबर। वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 8 माइनस ग्रुप नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर देखा जाए, क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर देखा जाए तो वैलेंसी जो होता है फर्स्ट ए टू 4A ग्रुप नंबर के बराबर होता है, और फ्रॉम 5A से 7A तक, 5A to 7A ग्रुप वैलेंसी इज इक्वल टू 8 में से ग्रुप नंबर को घटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा वैलेंसी। जैसे 5A का पूछेगा कि वैलेंसी बताइए, ठीक ना, तो 8 माइनस 5 3, तो 5A ग्रुप का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली CO, इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओनली CO is formed in ground state. Only CO is formed in ground state of carbon atom. Only carbon monoxide is formed in ground state of carbon atom, and rest of the compounds of carbon are formed in rest of the compounds of carbon are formed in excited state of carbon. Therefore its covalency is 4। कोवैलेंसी इसका क्या होता है? 4 होता है। चलिए इस बात को यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा। ये तो समझा दिए, यहाँ देखिएगा। कार्बन जो है 4th A ग्रुप में आता है। कार्बन किस में आता है? 4A ग्रुप में।
या 14th ग्रुप में आता है, ठीक ना। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। तो ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज फॉर्म्ड इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के ग्राउंड स्टेट में ही कंपाउंड बनता है। एंड रेस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। कार्बन का रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में बनता है, विच इज इक्वल टू ग्रुप नंबर और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। एक्साइटेड स्टेट में बनता है, देयरफॉर कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होता है वो होता है एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पर बात आता है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में क्या अंतर है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या अंतर है, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में अंतर क्या है। ये है कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक ना, सिंबल C। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2 2 4 6 1s2 2s2 2p2। एस में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल। पी में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। पी में कितना ऑर्बिटल होता है, 3। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। पी में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं। अब चलिएगा इसको देखिएगा, यहाँ पर आउटर मोस्ट में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन में से देखिएगा ये जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड फॉर्म में है, और पेयर्ड फॉर्म में है तो ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा। ये पेयर्ड फॉर्म में है, ये चलते ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। बॉन्ड क्यों बनता है, तो 2 पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक ना। तो ये पेयर्ड फॉर्म में है, ये दोनों अनपेयर्ड फॉर्म में है, ये चलते ये दोनों बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। तो देखिएगा यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या होगा। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन,
4, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिएगा कार्बन के आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में। तो जो अनपेयर्ड फॉर्म में है वही बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। और ऑक्सीजन के पास देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करेगा, इसके साथ और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट ऑक्सीजन का भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तब पता चलेगा। 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन के 8, तो 2 2 4 4 8। यहाँ पर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा 1 मिनट। एस में 1 ऑर्बिटल और पी में 3 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है विथ अपोजिट स्पिन होगा। और इसमें 1 2 3 4 देखिएगा। ई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, ई ऑर्बिटल में पेयर्ड है, ई दूगो क्या है अनपेयर्ड है। तो यही दोनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए यही दोनों इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवा दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखाए हैं, ये ग्राउंड स्टेट में है, जो नॉर्मल फॉलो करता है रूल उसके अनुसार लिखवाए हैं, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक ना। अब एक्साइटेड स्टेट में कैसे होता है, ये ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं कि एटम जो है वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करे, या नेचुरली हम उसको इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी दे। तो हम तो हर एक एटम को बाहर से एनर्जी देते चलेंगे नहीं, तो वो खुद कहीं से एटमॉस्फेयर से या किसी एटम के डिसइंटीग्रेशन से एनर्जी रिलीज होता है और वो एनर्जी को गेन कर लेता है, और वो एनर्जी को गेन करके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कंडीशन में, यानी क्या करेगा, यहाँ जो पेयर्ड फॉर्म था इलेक्ट्रॉन का वो इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ कर देगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक ना। अभी नॉर्मल कंडीशन में इसका वैलेंसी कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिया, लेकिन ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र होके कहाँ चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा, ठीक ना। तो ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे इसका, देखिए इसका ये ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ नॉर्मल कंडीशन में जैसे फॉलो होता है वैसे कर पाएंगे। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट वाला समझिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी गेन करता है। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों का सेम सेल है, ठीक ना, सेकंड सेल है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ला के डाल देगा। ये जो देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ला के डाल दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के चलाया, यहाँ उठ के चलाया इस ऑर्बिटल में। अब देखिए इसके पास अनपेयर्ड टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4,
4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब 4 को बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन आउटर मोस्ट में 4, चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड बना लेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड बना लेगा। आप देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा। इसीलिए बोला जाता है कि ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 ही वैलेंसी रहता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जो होगा इसका 4 वैलेंसी हो गया, इसीलिए इसका कोवैलेंसी जो होता है वो कितना होता है, 4। कोवैलेंसी इसका कितना होगा, 4 हो गया। तो इस तरह से हम समझते हैं कि कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में केवल 2 ही बॉन्ड बनाता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा, ठीक ना। लेकिन एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो उसका एस वाला पेयर्ड है वो पी में अनपेयर्ड कर देता है, तो 4 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट, और ये कौन सा स्टेट में हो गया, एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट्स, inert gas elements do not combine, inert gas elements do not combine in, inert gas elements do not combine in normal condition. Inert gas element do not combine in normal condition because their octet is complete. इनर्ट गैस एलिमेंट जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में किसी से रिएक्शन शो नहीं करता है। क्या बोलें, इनर्ट गैस एलिमेंट्स नॉर्मल कंडीशन में किसी से रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक ना। कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है या किसी एटम के साथ कंबाइन करता है, उसका मेन मकसद क्या होता है, तो ऑक्टेट पूरा करना, ठीक ना। ऑक्टेट पूरा करके अपना स्टेबिलिटी गेन करना होता है। तो इनर्ट गैस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, यानी उसका ऑक्टेट पहले से पूरा है। तो जिसका ऑक्टेट पहले से पूरा है वो क्यों कंबाइन करेगा, नहीं करेगा। तो इनर्ट गैस एलिमेंट जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में किसी से रिएक्शन शो नहीं करता है, इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में किसी से रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। therefore we say that, हम लोग कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ inert gas elements is, valency of inert gas elements is 0। इनर्ट गैस एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है, 0 होता है।
वैलेंसी इन द ग्रुप, वैलेंसी इन द ग्रुप ऑलवेज रिमेन सेम। ग्रुप में वैलेंसी सेम होता है, वैलेंसी इन द ग्रुप ऑलवेज रिमेन सेम बिकॉज they have same number of valency in the group always remain same because they have same number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इसीलिए वैलेंसी भी क्या होता है, सेम होता है। चलिए इसको नोट देख करिए, तो कुछ क्वेश्चन इसका करवाते हैं। क्वेश्चन है वैलेंसी इज नॉट इक्वल टू ग्रुप नंबर। वैलेंसी इज नॉट इक्वल टू ग्रुप नंबर। पहला ऑप्शन है रेडॉन Rn, दूसरा है बी नंबर रुबिडियम, Ra, और डी नंबर ऑक्सीजन। क्वेश्चन कह रहा है कि चारों में से कौन सा एलिमेंट जो है वो जिसका वैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है, जिसका वैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है। बी कर दीजिए रुबिडियम। तो रुबिडियम किस में आता है, फर्स्ट ए ग्रुप में, ठीक ना। वैलेंसी कितना होता है फर्स्ट ए ग्रुप का, तो फिक्स्ड होता है +1, और ग्रुप नंबर भी यहाँ पर क्या होगा इसका, तो रुबिडियम फर्स्ट ए ग्रुप में आता है। तो वैलेंसी और ग्रुप नंबर दोनों क्या है, सेम है। पूछ रहा है किसमें सेम नहीं है। ई है रेडॉन, सॉरी रेडियम
Ra रेडियम सेकेंड ए ग्रुप में आता है और इसका वैलेंसी क्या होता है 2 और ग्रुप नंबर भी क्या होता है 2। बेरियम सेकेंड ए ग्रुप का है, ठीक ना, ग्रुप नंबर भी इसका 2 है और वैलेंसी भी 2 है। ऑक्सीजन इसका ग्रुप नंबर होता है 6A, ग्रुप नंबर इसका 16 या 6A होता है और वैलेंसी जो होता है इसका ऑक्सीजन का 2 होता है। तो ग्रुप नंबर 6A है यानी 6A है और या 16 है और ग्रुप नंबर 2 है, तो 6 और 2 इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर डी नंबर, ठीक ना। तो वैलेंसी इज नॉट इक्वल टू ग्रुप नंबर, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और ग्रुप नंबर 16 या 6A है, दोनों इक्वल नहीं है। बेरियम का वैलेंसी भी 2 और ग्रुप नंबर भी 2 सेम है। रेडियम का वैलेंसी भी 2 और ग्रुप नंबर भी 2। रुबिडियम का वैलेंसी भी 2 और ग्रुप नंबर वैलेंसी 1 और ग्रुप नंबर 1, तीनों में बराबर है लेकिन ऑक्सीजन में बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप नंबर इज नॉट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसमें ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है नियॉन और चौथा ऑप्शन है पोटासियम। मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2, सोडियम का ग्रुप नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, नियॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और ग्रुप नंबर 0 होता है, ठीक ना, बराबर नहीं है। पोटासियम का ग्रुप नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका नियॉन। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें नॉन वेरिएबल वैलेंसी प्रेजेंट इन नॉन वेरिएबल वैलेंसी प्रेजेंट इन, पहला HClO, दूसरा क्लोरीन, सोडियम, पोटासियम, तीसरा Fe, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, चौथा एस ब्लॉक एलिमेंट्स Zn, Cd, स्कैंडियम, फ्लोरीन। किसका वैलेंसी वेरिएबल नहीं होता है? फिक्स वैलेंसी किसका होता है? तो याद रखिएगा 4th नंबर, एस ब्लॉक का कभी भी वैलेंसी वेरिएबल नहीं होगा, ग्रुप नंबर के हमेशा बराबर होगा। Zn हमेशा +2 शो करता है तो करेगा, कभी भी +3 +4 नहीं करेगा। Cd +2 करेगा, कभी भी +3 +4 नहीं करेगा। स्कैंडियम +3 शो करेगा, कभी भी +4 +1 +2 कुछ भी नहीं करेगा, हमेशा +3 करेगा। फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा, कभी भी +1 +2 शो नहीं करता। तो ये क्वेश्चन कम, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ठीक ना। याद रखना है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट्स जितना है वो Zn, Cd, स्कैंडियम और F फ्लोरीन, इतना एलिमेंट्स जो है इसका कभी भी वैलेंसी चेंज नहीं होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक ना।
तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आपको एक्सप्लेन किए, ठीक ना। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताएं, वैलेंसी से कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए। अब आता है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक ना, बॉन्ड बनाता क्यों है, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज तक के लिए यही, थैंक यू।